Hello everyone and a warm welcome on the Gravity Circle Biology channel. Dear students, आज के लेक्चर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया था, दी स्टेप्स इन दी आरडीएनए टेक्नोलॉजी, उसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। और हमने ऑलरेडी देखा कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जब भी हम लोग डिजायर्ड प्रोटीन बनाते हैं, तब डिजायर्ड प्रोटीन बनाने के समय हमें स्टार्टिंग दैट इज 1 से लेकर लास्ट तक जितनी भी स्टेप्स आती हैं, वो सारी की सारी स्टेप्स हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डीएनए को कैसे एक सेल से बाहर निकाला जा सकता है, हाउ वी कैन आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम अ सेल, ये हमने देखा, जिसमें हमने बहुत सारे एंजाइम्स के रोल देखे थे। Along with that, हमने देखा था that how are we able to cut the DNA at specific segments, that is the specific recognition site using the restriction endonuclease enzyme, and how are we going to finally make them recombined so that हमारे पास में recombinant DNA आ सके। इसके अलावा हमने एक और पॉइंट देखा, वो ये था कि जब हम लोग recombinant DNA बना रहे होते हैं, ठीक है, तब हमें डीएनए के जो सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन की सहायता लेनी पड़ी थी। तभी जाके हम लोग फिर फाइनली जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और वेक्टर है, मतलब कि प्लाज्मिड है, अगर उसको लाइगेट करवा पाए थे डीएनए लाइगेज की मदद से। ये सारी हमने चीजें देख ली थी। अब आज हम लोग समझने वाले हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि जब मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है, तो मैं बार बार जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट करके उसका सेपरेटिंग ऑफ फ्रेगमेंट करके इतना टाइम आई डू नॉट वांट टू वेस्ट। एज अ रिसर्चर हमेशा हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारी जो भी काम हो वो कैसे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एनर्जी एफिशिएंट मैकेनिज्म में। मतलब कि अगर मैं किसी चीज के ऊपर एनर्जी स्पेंड कर रही हूं तो वो बहुत एफिशिएंट तरीके से काम हो जाए कि मुझे डबल बार उसके ऊपर उतनी ही मेहनत ना करनी पड़े। हमारी बॉडी भी ऐसे इनसाइड जब काम करती है ना, मेटाबॉलिक पाथवेज एंड एवरीथिंग एल्स इनसाइड आवर बॉडी इज रनिंग इन द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो अभी यहां देखते हैं हम लोग एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट में क्या करेंगे। हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं किसी प्लांट सेल से या किसी एनिमल सेल से या किसी फंजाई से, बैक्टीरिया से, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे और उनको हम लोग रखेंगे एज अ रिजर्वायर। हमने स्टोर करके रख दिया वो, और जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट बैठेगी हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं, हाउ वी आर एबल टू मेक द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसको समझने के लिए हम थोड़ी बहुत बातें समझते हैं पहले। इसके अंदर हमारे सामने कुछ एक टर्म्स आएंगे। एक आती है हमारे पास में मल्टीपल चीजें। ठीक है, अब देखो, डीएनए की कॉपीज बनानी है के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि किस डीएनए की कॉपीज बनानी है, राइट। तो हमें चाहिए होगा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और हमें चाहिए होंगे कुछ एक सेट ऑफ एंजाइम्स जो कि हम इस्तेमाल कर सकें। और कॉपीज बनानी है तो कहां बनानी है, देन हम उसको क्या किसी इनसाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इन वाइवो करने वाले हैं। देन वी विल से नो, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, हमें एक मशीन बेस्ड कॉपीज बनानी है। तब मैं क्या ये बोलूं कि मैं इन विट्रो बनाना चाहती हूँ कॉपीज ऑफ डीएनए, देन यू विल से यस, हम क्या करना चाहते हैं, इन विट्रो बनाना चाहते हैं। इन विट्रो में अगर आप आपकी बॉडी की जैसी कंडीशन दे देते हो ना, तो हम उसको कई बार इन विट्रो या इन सिटू बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग करने वाले हैं। ये हम किस मशीन में बनवाने वाले हैं, उस मशीन का नाम होता है RT-PCR, which is a tabletop machine also as well। उसके बहुत बड़े वॉशिंग मशीन के साइज के मशीन्स भी मैंने देखे हुए हैं, क्योंकि जब मैं काम करती थी RT-PCR वगैरह के ऊपर, तब मैंने उसमें हमारी लैबोरेटरी में बहुत अच्छा RT-PCR इंस्ट्रूमेंट था और आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने उसको यूज किया हुआ है इन द ईयर 2016। ठीक है, तो अभी देखते हैं RT-PCR मशीन के अंदर आप लोगों को कुछ एक बात बताती हूँ। R से मतलब होता है रिवर्स, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्टेज होता है T के लिए। ठीक है, फिर आता है आपके पास में PCR, दैट इज पॉलीमरेज। ठीक है, चेन रिएक्शन, C से क्या हो जाएगा, चेन, और फिर हो जाएगा हमारा रिएक्शन। ठीक है,
एक ऐसी मशीन होती है, ठीक है। अब एक बात आती है यहाँ पर रियल टाइम एक्सपेरिमेंट। शब्द का मतलब समझिए, रियल टाइम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहां हमें सामने के सामने रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने बीज उगा दिया तो महीने भर बाद पौधा निकलेगा, वो नहीं है। रियल टाइम एक्सपेरिमेंट्स एनर्जी एफिशिएंट मैकेनिज्म्स होते हैं जहां हमें सामने के सामने रिजल्ट मिलता है, बिल्कुल ऑन स्पॉट, विद इन फ्यू आवर्स, विद इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो RT-PCR भी एक ऐसी ही डिवाइस है बच्चों जिसमें जीन की कॉपीज जो होंगी ना वो रियल टाइम तरीके से हो रही हैं, ठीक है। टाइम सेविंग काइंड ऑफ थिंग है ये, तो रियल टाइम हो गया ये। अब ये बात हमें समझ में आई कि RT-PCR डिवाइस का नाम है और इसका मैकेनिज्म कैसे होता है हम ये समझेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें वन बाय वन हमारे पास में जब भी हम लोग बोलते हैं कि RT-PCR के अंदर हम लोग जीन की कॉपीज बना रहे हैं या DNA की कॉपीज बना रहे हैं, तो हमारी रिएक्शन जो है वो 3 स्टेप्स में कंडक्ट होती है। पहली स्टेप होती है उसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन, दूसरी स्टेप होती है हमारी उसको हम लोग बोलते हैं एनीलिंग, और तीसरी स्टेप जो होती है हमारी उसको हम लोग बोलते हैं चेन एक्सटेंशन, या तो हम उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये 3 स्टेप्स रिएक्शन होती हैं, लेकिन इन तीनों ही स्टेप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर हमारे जो प्रोसेस पैरामीटर्स हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंट होने वाले हैं। मतलब यहाँ पर हमारे प्रोसेस पैरामीटर्स में डिफरेंस आएगा मेनली विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कि डीनेचुरेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है सेम वही टेम्परेचर रिक्वायरमेंट एनीलिंग की नहीं है। एनीलिंग के लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, और एक्सटेंशन की जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो डीनेचुरेशन और एनीलिंग दोनों से डिफरेंट है, ठीक है। अब सेम मशीन में ये तीनों टेम्परेचर्स ग्रेडियंट के तौर पे लेके आना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, बट वी आर थैंकफुल कि ऐसे डिवाइसेस जो हैं वो बिल्ड अप हो चुकी हैं जहां पर टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, साइकिल बाय साइकिल होता है, ठीक है। थोड़े टाइम तक डीनेचुरेशन होगा, उसके बाद टेम्परेचर एनीलिंग वाला आ जाएगा, उसके बाद टेम्परेचर एक्सटेंशन वाला आ जाएगा, ताकि वो साइक्लिक इवेंट चलता ही रहे, ठीक है। अब हमें एक बात ये समझनी है कि टेम्परेचर लगता कितना है। जब हम ये वाली बात समझेंगे तो हमारी कुछ एक चीजें क्लियर आउट होंगी। मैंने ये फोटो लिया है क्योंकि आप लोग के लिए बहुत सही इमेज रहेगा एक्सप्लेनेशन के लिए। हम डीनेचुरेशन की बात करें तो हमारे सामने टेम्परेचर आ रहा है 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एनसीईआरटी में एकदम प्रॉपर तरीके से हम अगर जाएं, हमारे एनटी के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कई बार आपके पास में 92 से 95 की रेंज आ सकती है डीनेचुरेशन के लिए, तो इट इज ओके रेंज, ठीक है। अगर आपके पास में 92 डिग्री दे दिया है तो प्लीज उसको रॉन्ग मत लगा के आ जाना। 90 to 95 डिग्री सेल्सियस के बीच में डीनेचुरेशन होता है, इट इज अ रेंज, ठीक है। एनीलिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो होता है आपका 50 से 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 70 से 72 डिग्री सेल्सियस होता है आपका डीएनए एक्सटेंशन या हम बोलेंगे पॉलीमराइजेशन में, लेकिन मोस्टली 72 लिख के ही आता है, ठीक है। तो आपको ये टेम्परेचर याद रखना है। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कहने का, मैं ये बताना चाह रही थी कि अब मुझे एक बात बताओ, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम बात करें, या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम बात करें, एंजाइम एक्टिविटी जो कि हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ते हैं, हम क्या समझते हैं वहां से? हम ये समझते हैं ना कि एंजाइम एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। और एंजाइम एक्टिविटी कैन बी अफेक्टेड बहुत हाई तरीके से बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, वी कैन से दिस। हम ये बोलते हैं हमेशा कि एंजाइम्स वर्क्स बेस्ट ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब एंजाइम्स के ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज पर बेस्ट एक्टिविटी अचीव होती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये बेस्ट टेम्परेचर रेंज कितनी होती है? इट इज गोइंग टू बी 37 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस तक ऑप्टिमाइज मानते हैं। तो मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज 40 डिग्री सेल्सियस ही मान के चलते हैं, अक्सर यही होती है। अब मुझे एक बात बताओ, एक मेरे पास में क्लोज चेंबर है, ठीक है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सबने सुनी है और देखी भी होगी, काफी बच्चों ने, सबके घर पे हो सकता है हो, किसी के यहाँ पर सेमी ऑटोमेटिक भी होगी, लेकिन एडवर्टीजमेंट में आपने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सभी ने देखी होगी, राइट। उसमें क्या प्रिंसिपल होता है?
मेहनत कम लगती है, ऐसा बोलते हैं। और हम ये बोलते हैं कि ऑटोमेटिकली वाटर इनटेक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिटर्जेंट ऐड हो जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली कपड़े धुल भी जाएंगे और कपड़े सूख भी जाएंगे, और उसके बाद सिर्फ आपको उनको जो है बाहर धूप दिखानी होगी, वो भी बहुत कम टाइम में। इट विल टेक वेरी लेस टाइम टू जस्ट ड्राई आउट, इजंट इट? वी नो दैट, राइट? ऑटोमेटिक मशीन का क्या फायदा हुआ? आपका काम बच गया, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक होती तो तब क्या करना पड़ता? हमारे पास में 2 टब्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास में 2 टब्स होते हैं। एक टब में कपड़े घूम रहे होते हैं और धुल रहे होते हैं, उसमें पानी आप रेगुलेट करते हो, ठीक है, उसके अंदर डिटर्जेंट आप ऐड करते हो, राइट? फिर उसके बाद कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपने जो है नल चालू रख दिया है और वो वॉशिंग मशीन में पानी भर रहा है, इतने में आपको किसी और ने आवाज दे दी और आप वहां चले गए और पानी ज्यादा भर गया। ये प्रॉब्लम आई एक, ठीक है, कई बार आई होगी और सबने लाइफ में फेस की होगी डेफिनेटली। एक ये दिक्कत। दूसरी, डिटर्जेंट ऐड करना जो है वो कभी भी फिक्स रेट पे नहीं होता, कभी किसी ने ज्यादा डाल दिया होता है, कभी किसी ने कम डाल दिया होता है, ठीक है। तीसरी बात, जब वो कपड़े जो हैं प्रॉपरली वॉश हो चुके होते हैं डिटर्जेंट से भरे हुए, देन वी नीड टू डिस्कार्ड दैट डिटर्जेंट वाटर, मैन्युअली वी विल ड्रेन इट, isn't it? फिर हम क्या करेंगे, उसको निकाल के इस साइड वाले टब में डाल के एंड देन विल जस्ट क्लोज द लिड, ठीक है, गोल घुमाने वाला, और उसके बाद फिर आप उसको टैप बंद कर दोगे प्रॉपरली, और फिर आप टैप वापस से ऑन करोगे पानी का और इसको घुमाना स्टार्ट करोगे, और बीच में आके टैप बंद भी करोगे और थोड़ी देर और घूमने दोगे। कैन एनीवन प्लीज टेल मी इन विच ऑफ द टू मैनुअल लेबर वाज रिक्वायर्ड मोर? बार बार जाके किसमें देखना पड़ा आपको? वो था आपका सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ठीक है। और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वंस यू हैव सेट ऑल द पैरामीटर्स, इट विल बी डूइंग इट ऑटोमेटिकली, और हम वहां से चले भी जाएं तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बराबर। ऐसे क्या होता है जब मशीन्स हम बनाते हैं, जैसे कि हमने बोला पीसीआर एक मशीन है, तो पीसीआर में पहले के टाइम पे जब बनी थी, ठीक है, तब कुछ एक एंजाइम्स ऐसे इस्तेमाल करते थे जो कि मतलब हमको आके बीच में एंजाइम ऐड करना पड़ता था। जैसे कि मैंने बोल दिया पहले डीनेचुरेशन होने देते हैं, फिर डीनेचुरेशन के बाद वो रुक जाता, फिर हम जाते, है ना, फिर हम टेम्परेचर सेट करते, फिर 52 डिग्री होता, ठीक है, 55 होता, ठीक है, फिर एनीलिंग होती, ठीक है, फिर हम वापस से कंटेंट ऐड करते, फिर पॉलीमराइजेशन के समय टेम्परेचर फिर बदल के जाते हम, ठीक, और फिर उसके बाद क्या होता, उसके बाद हम पॉलीमराइजेशन के समय एंजाइम डालते उसके अंदर, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है क्या? ऐसे करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता, ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट होता है इन सब चीजों में। तो क्या होता है, ये सब चीजें मैनुअल थी और ये बहुत कैओटिक हो रही थी, मतलब प्रोसीजर आपके मशीन के पास कंटिन्यूअसली कोई खड़ा रहेगा अगर, तो वर्क एफिशिएंसी अपने आप ही खराब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति भी इरिटेट हो जाएगा बहुत लंबे टाइम तक। ऐसा ही होता है, इसीलिए मशीन्स ऑटोमेटेड तरीके से काम करें, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो आरटीपीसीआर जो हमारे पास बन के आया वो था ऑटोमेटेड काम करने वाला, अभी बाद में जो बना वो, उसमें क्या था, 3 बार टेम्परेचर रेंजेस अपने आप चेंज होंगे। डीनेचुरेशन का टेम्परेचर थोड़ी देर तक रहेगा, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगा और फिर ऑटोमेटिकली टेम्परेचर डाउन जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस तक। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मशीन अपने आप कर रही है, हमने सेट कर दिया है कि 94 रहे, हमने सेट कर दिया है 55 आए, थोड़ी देर बाद हमने सेट कर दिया है उसके थोड़ी देर बाद 72 आए, और हमने सारे एंजाइम जो भी इसको चाहिए एक ही बार में डाल दिया, ठीक है। हमारी जो वायल्स होती हैं जिसमें हमारा सैंपल लोडेड है, डीएनए सैंपल लोडेड, इसकी कॉपी बना रहे हैं हम लोग, वो हमारे जो सैंपल है उसमें हमने जो उसको एंजाइम चाहिए वो डाल दिए, हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए हमने डाल दिए, हमने बफर सोल्यूशन डाल दिया, हमने सब दे दिया। हमने कहा अब हमको आवाज मत लगाना प्लीज, ठीक है, मतलब क्या मशीन को बोल दे तो अपने आप बना के दे कॉपीज, ठीक है, बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ पर दिमाग में पूरा बैठेगा ये श्योर है, ठीक है। तो अब ये बात क्लियर हुई, तो अब हमारा क्या हुआ कि अब मेरे को चाहिए ऐसे एंजाइम जो कि टेम्परेचर के साथ में अफेक्ट ना हो जाए, ठीक है, वो थर्मोलेबाइल नहीं हो, वो थर्मो स्टेबल एंजाइम्स हो,
और थर्मोस्टेबल एंजाइम हमने ऑब्टेन किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो एंजाइम जब मैंने पढ़ाया इसके अंदर तो हमने देखा था हमारा टैक पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम आया था जो कि डिग्रेड नहीं होता हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। थर्मस एक्वाटिकस नाम के थर्मोफाइल बैक्टीरिया से हमने वो एंजाइम निकाला है और उस एंजाइम को जो है हमने पुट इन कर दिया अगर, तो वो 94 पे भी स्टेबल रहेगा, वो डीनेचर नहीं होगा। 55 पे भी वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। एंजाइम एक्टिविटी उसकी बरकरार रहेगी, रिटेन्ड रहेगी। ऐसा नहीं कि एंजाइम डीनेचुरेट हो गया, मतलब पता पड़ा जब डीएनए हमारे डीनेचुरेशन स्टेज में है तो हमारे एंजाइम डीनेचुरेट नहीं होना चाहिए, हमें तगड़ा एंजाइम चाहिए, ऐसा एंजाइम चाहिए जो कि 94 पे भी स्ट्रेंथ मेंटेन करके बैठे और वो टूटे नहीं, ठीक, समझ आई। ऐसे करके हमने जो है चीजों को बहुत ऑप्टिमाइज किया और फाइनली हमारे पास जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट बैठती है हम ये देखेंगे। देखो पीसीआर मशीन आपके पास ये जो दिख रही है नीचे, ये मशीन ये एक टेबल टॉप थर्मल साइक्लर है। थर्मल साइक्लर का मतलब पीसीआर मशीन ही होता है, ठीक है। देखो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपके पास जो एपेंड्रॉफ ट्यूब्स होती है ना, इस प्रकार की ट्यूब्स होती है, हम उस ट्यूब के अंदर सैंपल को लोड करेंगे, ठीक है। ऐसे करके ट्यूब होती है और इसका ढक्कन भी होता है, ठीक है। और ये ढक्कन ऐसे लग सकता है इसके ऊपर, चिपक जाएगा तो कैसे हो जाएगा ये समझ जाना, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना, ऐसे करके। चलो अब ऐसे, ठीक। अब देखो हमारी एपेंडॉफ ट्यूब जो है इसके अंदर हम क्या क्या डाल रहे हैं, तो हम ये सब डाल रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। हम क्या डालेंगे, हमारा वो डीएनए सैंपल जिसकी हमें कॉपी बनानी है, मतलब कि जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर एक और चीज जिसको हम बोलते हैं प्राइमर, और प्राइमर बच्चों बनवाए जाते हैं, ठीक है। हम अपने डीएनए सैंपल को एक प्राइमर बनाने वाली कंपनी को देंगे और हम उनसे प्राइमर बनवाएंगे, क्योंकि प्राइमर अपने आप मार्केट में मिलते हैं, लेकिन हो सकता है कई बार कि आपके डीएनए के सैंपल के बिल्कुल जो रिक्वायर्ड प्राइमर है वैसे ना मिले, तो प्राइमर सिंथेसाइज करती हैं कंपनीज, जैसे कि बायोरेड हो गई, ठीक है, और जेनटेक हो गई, बहुत सारी कंपनीज हो गई, ये सब कंपनीज जो है प्राइमर बनाती हैं। प्राइमर होता क्या है मैम, ये तो बताओ। प्राइमर होता है ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब मैं तुमको बहुत सिंपल और इजी भाषा में बता रही हूँ कि प्राइमर होता क्या है, और यहां देखो उसको, ठीक है। मैं तुम्हें कह रही हूं हमारे पास एक डीएनए है और वो डीएनए मैंने लिया है जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखना तुम, ये 5' एंड है, ठीक है। मैंने कह रही है GCTA CTCGGACT, ऐसे है मेरा, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया CGATGA, सही है ना, हाँ GCTGA 5', ये मेरे पास डीएनए है। जब मैंने इस डीएनए का डीनेचुरेशन कर दिया होगा ना बच्चों, तब मेरे पास में क्या आ गया होगा, ये स्टैंड अलग और ये स्टैंड अलग, मतलब कि मेरे पास में ऐसा आ गया GCTACCGGACT 3', ये आ गया एक तो, और मेरे पास एक ही आ गया GAGCCT, ठीक है। ये दो मेरे पास में डीएनए के स्ट्रैंड्स आ गए, मतलब अलग हो गए, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया ना। इनके बीच में होता क्या है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डीनेचुरेशन के ऊपर टूट जाएगा, है ना। अगर मैंने टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा इस डीएनए का। और डीनेचुरेशन में बॉन्ड कौन सा टूटता है, इट ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द एडजेसेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द हमारे एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स जो हैं उनके बीच का टूट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो आ जाएंगे स्ट्रैंड्स, ठीक है। अब देखो प्राइमर क्या होता है बता रही हूँ, ठीक है। प्राइमर होता है दीवार पे लगाने वाला व्हाइट प्राइमर की बात नहीं कर रही हूं मैं, ठीक है। प्राइमर होता है ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, क्या होता है ये, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। ये कैसा ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है, प्राइमर्स बेसिकली अक्सर देखा जाए तो अब है ना अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखते हैं, इसीलिए मैं कभी प्राइमर की लेंथ मतलब एकदम फिक्स नहीं बोलती,
पर मैं ये बता सकती हूँ कि 10 से लेके तो 16 जो हमारे बेसेस हैं, ठीक है, इतना बड़ा हो सकता है प्राइमर या ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। अब ये कैसा होता है? ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री टू द 3' एंड ऑफ द डीएनए, ठीक है। दैट मीन्स, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। ओके, सो सी दिस, अब मैंने कहा प्राइमर 3' एंड के थोड़ा सा काम करके देगा मेरे को। क्या? इसका प्राइमर ऐसा है मेरा, ए जी टी सी सी, ऐसा प्राइमर है। अब मैंने 10 से 16 बोला, लेकिन मैं तुमको छोटा से बना के बता रही हूं। और ये 3', इतना बड़ा प्राइमर मैंने बनवाया 3' एंड के पैरेलल बनवाया, ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बनवाया, ठीक है। अब इसको देख लो तुम, ये क्या होगा इधर? इसके लिए भी प्राइमर होगा 5', क्या होना चाहिए बताओ? बताओ, यहां पर हो जाएगा जी सी टी ए सी 3', ठीक है, क्या समझ में आई? तो हमेशा प्राइमर इज बेसिकली गोइंग टू अटैच एट द 3' एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। प्राइमर हमेशा डीएनए के 3' एंड पर जाके ही अटैच होता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये क्यों अटैच करवाते हम लोग? क्योंकि बेसिकली जब भी हम बोलते हैं एंजाइम्स रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करना जानते, इनफैक्ट एंजाइम्स एक ऑनगोइंग रिएक्शन को कंप्लीट करना जानते हैं। तो जब मैं एंजाइम की मदद लेती ना, किसी भी एंजाइम की मदद लेती और मैं उसको बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड दे देती और मैं कह देती उस एंजाइम को कि तू पूरा बना के दे दे, मेरे को नहीं हो पाया। वो बोलता थोड़ा स्टार्ट करके दे दे, बाकी मैं पूरा कर लूंगा। एंजाइम हमेशा ही एक ऑनगोइंग रिएक्शन का पार्ट होता है। अब जब मैंने इसमें प्राइमर जोड़ दिया है अगर, तो अब मेरा डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम जो है ना, वो आगे का काम पूरा कर देगा। कैसे? हमारी रिएक्शन जो हमने एक एपेंड्रॉफ ट्यूब ली थी ना, उसमें हमने बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड भी लिए थे, ठीक है। तो मेरे पास में ऐसे घूम रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स, कैसे? इधर मान लो, तुमको गोल गोल बना देती हूँ मैं, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन है मान लो, है ना, तो इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हुए हैं, जैसे कि मेरे पास ए भी है, टी भी है। ये तो नाइट्रोजनस बेस बनाया मैंने, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड भी मतलब इसी के हैं, ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। फिर ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? ग्वानाइलिक एसिड। तो ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे सोल्यूशन के अंदर होंगे, ठीक है। तो अब हमारा डीएनए पॉलीमरेज क्या कर सकता है? अब हमारा डीएनए पॉलीमरेज इस रिएक्शन मिक्सचर से उठा के यहां पर फर्दर न्यूक्लियोटाइड ऐड करवा सकता है, इस चेन को इलोंगेट करवा सकता है, ठीक है। तो अब क्या करेगा वो, देखना। हाँ, अब हमारा डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है आगे का काम, तो मैं इसका कलर चेंज करके कर देती हूँ ये वाला ग्रीन, ठीक है। तो अब देखना, जी ए, ठीक है, फिर जी, फिर टी ए जी सी 3'। ये पूरा जो ग्रीन में काम करवाया ना बेबीज, ये किसने कराया है? डीएनए पॉलीमरेज ने करवाया। समझ आ गया क्या सभी लोगों को? तो मुझे क्या मदद करनी पड़ी? मुझे थोड़ा सा प्राइमर देना पड़ा। मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने बोला कि मैंने गाड़ी को थोड़ा धक्का लगाया तो गाड़ी खुद चल जाएगी। कई बार ऐसा होता है ना, गाड़ी खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, पीछे से धक्का लगवाते हैं तो गाड़ी चल देती है। क्यों? हमने इनिशिएटिंग फोर्स दे दिया, हमने काइनेटिक एनर्जी दे दी। वैसे ही यहां पर मैं क्या करूंगी, मैं इस स्ट्रैंड में प्राइमर थोड़ा सा लगवा दूंगी तो डीएनए पॉलीमरेज आगे का पूरा काम कर देगा। शायद समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब ये बात देखो सभी लोग क्या क्या लिया था हमने, देखो हमने लिया था डीएनए सैंपल, है ना, हमने लिए थे प्राइमर मतलब कि ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। हमने न्यूक्लियोटाइड भी लिए हैं सोल्यूशन में, क्योंकि हमारा डीएनए पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम है ना, ये इन्हीं न्यूक्लियोटाइड को उठा के चिपकाएगा, ठीक है, चेन एक्सटेंशन करने के लिए। और हमने बफर लिया है, एक ऐसा बफर जिसके अंदर ये सब डिटेरियोरेट नहीं हो, खराब नहीं हो। और हमने एक एपेंड्रॉफ ट्यूब ली है, इसको हम पीसीआर ट्यूब बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है क्या। चलो, तो अब आप लोगों को पीसीआर मशीन कैसे काम करती है ये समझ में आ गया। एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन आता है दैट, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं ताकि मैं भूल नहीं जाऊं इसको बाद में, या छोड़ो अभी बाद में लिखते हैं इसको। अब एक बार ये देख लो, ठीक है। डीनेचुरेशन हुआ, फिर एनीलिंग हुई और फिर एक्सटेंशन हुआ। इतना सिंपल दिया, मैं तुमको इस डायग्राम से बताऊंगी, ठीक है, बिकॉज मुझे ये डायग्राम बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये काफी क्लैरिटी लाता है। देखो
हम देखना कहां से स्टार्ट करेंगे, देखना मैं जो पॉइंटर बता रही हूं वहां देखो। ओके, हमारे पास है एक डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, हमारे पास है प्राइमर्स, हमारे पास है डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम जिसको हम टैग पॉलीमरेज बोल रहे हैं, हमारे पास में है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें ले ली है। क्या क्या चीजें ली हमने, जो हमारे प्री रिक्वेस्ट या बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो सब ले लिया। क्या क्या, एक डीएनए चाहिए था हमें, हमने वो ले लिया, हमें प्राइमर चाहिए था, हमने वो ले लिया, हमें एंजाइम चाहिए था उसका नाम है टैग पॉलीमरेज नाम का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, हमने वो ले लिया, और हमने ले लिया क्या, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स ये सब हमने ले लिए, ठीक है। हमने किस में ले लिए ये सारी चीजें, हमने ले लिया एपेंडॉफ ट्यूब के अंदर, ठीक है, ये सब हमने किस में ले लिया है, एक एपेंडॉफ ट्यूब के अंदर, इन द पीसीआर ट्यूब, ठीक है। और ये सब किसके अंदर होंगे, क्या ये ऐसे हवा में पड़े हुए होंगे, ऑफ कोर्स नॉट, दे आर ऑल इन द बफर सोल्यूशन, ये बफर के अंदर घोल रखे हैं अपन ने, ठीक है, इन बफर सोल्यूशन, इन सबको हमने पीसीआर की ट्यूब में ले लिया, और हमने पीसीआर की ट्यूब जमा दी थर्मल साइक्लर के अंदर, फिर हमने मशीन को प्रॉपरली क्लोज करके और फिर बटन ऑन कर दिया। जब ऑन कर दिया तब मशीन में क्या चल रहा होगा, मशीन में चल रहा है सबसे पहली स्टेप डीनेचुरेशन, मशीन का ऑटोमेटिकली टेम्परेचर 95 डिग्री सेट हो गया है, ठीक है, और ये 95 डिग्री सेट होने के ऊपर जो हमारे डीएनए है इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स जो हैं दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स के बीच में वो टूट गए हैं और हमारे डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट आउट हो गए। ये फर्स्ट स्टेप हुई। सेकंड स्टेप पे क्या हुआ, एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब होता है जोड़ना, एनील कर देना। हमने क्या एनीलिंग करवाया, हमने एनीलिंग करवाया नहीं, अपने आप हो जाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो किस एंड पे जाके जोड़ रहे हैं देख लो, 3' एंड ऑफ डीएनए के ऊपर जाके प्राइमर जोड़ रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइमर ऑलवेज अटैचेस टू विच साइड ऑफ द डीएनए, ठीक है। तो आपको बोलना है प्राइमर ऑलवेज अटैचेस टू द 3' एंड ऑफ द डीएनए। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं वो हमसे घुमाने के लिए, विच एंड ऑफ द प्राइमर इज फ्री, ठीक है, विच एंड ऑफ द प्राइमर इज फ्री सो दैट और न्यूक्लियोटाइड आके ज्वाइन हो सके। तब अब मुझे बताओ इसका क्या आंसर दोगे, और न्यूक्लियोटाइड आके ज्वाइन किस तरफ होंगे, तो हम सब जानते हैं कि वो इधर ही आके ज्वाइन होने वाले हैं, ऑफ कोर्स, राइट। तो मैं क्या बोलूंगी, 3' एंड ऑफ द प्राइमर allows the addition of more nucleotide so that the chain extension may take place, ठीक है। अब चेन एक्सटेंशन टेक्स प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमर, कौन से डायरेक्शन में, 5' to 3', और चेन एक्सटेंशन टेक्स प्लेस अगर मैं पूछ रही होती कि जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है उसके रिस्पेक्ट में, तो क्या बोलते आप लोग, तो आप लोग बोल देते यहां पर कि चेन एक्सटेंशन जो है वो डीएनए के रिस्पेक्ट में 3' से हो रहा है, और अगर इसके रिस्पेक्ट में बोले तो 5' से 3' हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं इसमें, लिख दूं सारे, है ना, लिख देती हूं यहां पे देखो। ओके, विच एंड ऑफ प्राइमर इज फ्री, कौन सा एंड फ्री है, 3', ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पूछते हैं हमसे वो लोग, ऑन विच एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड प्राइमर बाइंड्स, प्राइमर कहां जोड़ते हैं, अगेन इट विल बी 3', ठीक है। ओके, नेक्स्ट, चेन एक्सटेंशन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमर बोलें तो कैसे हो रहा है, डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमर अगर है तो डायरेक्शन क्या होगा उसका, इट विल बी 5' to 3', ठीक है, 5' to 3', ठीक है। और सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन चेन एक्सटेंशन विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैंने बोल दिया जो पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है वो डीएनए स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में, तो कैसे हो जाएगा, 3' to 5', है ना, इधर से इधर जा रहा है चेन एक्सटेंशन, ठीक है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं बच्चों, लेकिन इसमें इतनी गफलत मचती है, आखिरी में इतना गड़बड़ करके आते हैं स्टूडेंट्स, आई डोंट नो व्हाई। इसको बहुत ध्यान से समझो, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे ना, और अगर रट के नहीं जाओगे एग्जाम में
तो मैं श्योरिटी देती हूँ कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पर अगर तुम लोग रट रट के काम करोगे ना बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में, तो इतना सारा ब्रेन की कैपेसिटी हमारी नहीं है कि हमें रटी हुई चीजें याद आ जाए। रटी हुई चीजों में भूल जाते हैं बच्चे, लिटरली भूल जाते हैं। कई सारे बच्चे तो छोटी क्लासेस के देखे हैं मैंने, जो कि आंसर्स इंग्लिश के या सोशल साइंस के बड़े बड़े आंसर्स लर्न कर रहे होते हैं, और वो द भी लर्न करते हैं कि स्टेटमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द, ठीक है, द ब्रिटिशर्स ऐसे करके। आई मीन सीरियसली डोंट डू दैट, ठीक है। वी आर नॉट क्रैमर्स एनीमोर। हम लोग 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं और हम लोग नीट एस्पिरेंट्स हैं, एंड वी आर सून गोइंग टू बिकम डॉक्टर्स, ठीक है, और वी आर गोइंग टू एंटर इन सम और द अदर फील्ड डेफिनेटली, विच इज नन स्मॉलर देन एनी अदर फील्ड। कोई भी छोटी फील्ड नहीं मानती हूं मैं। इस दुनिया के सारे लोग इक्विवेलेंट काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट डेफिनेटली डॉक्टर बनना जो है वो एक बहुत किस्मत या भाग्य की बात होती है। वहां आप रट रट के अगर सीखेंगे तो आप आगे कैसे कितना सब रटेंगे, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर प्रोसेस समझ रहे हैं तो ही क्लियर हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पर हमें सारे क्वेश्चंस अगर आए तो आई वांट एनीवन कि कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, और अगर तुम पक्के से समझ रहे हो तो मुझे आज कमेंट में लिख के दोगे लेक्चर के बाद में, वी हैव कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैम, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू रटिफाई दिस, आई वांट दिस सीरियसली। चलो अब देखते हैं, ये हो गया हमारा। अब हमारा थर्ड स्टेप आता है, वो है सिंथेसाइजिंग। जैसे कि मैंने बताया कि डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसको थोड़ा सा काम करके दे दो तो वो आगे का काम पूरा कर देता है। तो ये हमारा टैग पॉलीमरेज एंजाइम दिख रहा है, दिख रहा है। टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्या कर रहा है, ये जो हमने बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए थे ना, DTTP, DCTP, DATP, DGTP, क्या होते हैं ये, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये सब ऐड हो रहे हैं यहाँ पर। तो देखो जैसे जैसे उनकी मैचिंग होगी वैसे वैसे वो ऐड होते जाएंगे और फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, चेन एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। अच्छा, कितनी बनेंगी, एक से कितनी कॉपी बनी बताओ, एक डीएनए से कितनी कॉपी बनी, 2 बनी, ठीक है। तो कॉपीज कैसे बनती हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि 2 to the power n बनती हैं कॉपीज, ठीक है। कितनी बनती हैं, 2 to the power n। अगर 2 to the power 1 होता, ये 1 जो है, ये n क्या है, नंबर ऑफ डीएनए, ठीक है। अगर 2 to the power 1 होता तो मेरे पास फाइनल कॉपीज कितनी बनती, 2। अगर मेरे नंबर ऑफ डीएनए 2 लिए होते तो कॉपीज कितनी बनती, 4। अगर मैंने नंबर ऑफ डीएनए 3 लिए होते तो कॉपीज कितनी बनती, 8, एंड सो ऑन। तुम्हारे पास टफ क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर तुमने 1000 कॉपीज ली तो तुम्हारे पास में नंबर ऑफ डीएनए कितने हो जाएंगे। यू नीड टू कैलकुलेट दिस बाय द फॉर्मूला 2 to the power n। दिस इज अ वेरी सिंपल वन, ठीक है। तो आई होप कि तुम जो है ये नंबर ऑफ डीएनए फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द पीसीआर मशीन, व्हेन वी गेव द पीसीआर मशीन 3 सैंपल्स, हाउ मेनी इट विल बी 8। ऐसे करके तुमको आंसर निकालने आने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट, क्या समझ में आया। पीसीआर एक ऐसी प्रोसेस है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं हम इसको। यहाँ पर हमें थर्मल साइक्लर नाम के डिवाइस की रिक्वायरमेंट बैठती है, हमें एक पीसीआर ट्यूब मतलब कि एपेंडॉफ ट्यूब की रिक्वायरमेंट बैठती है, हमें डीएनए का सैंपल चाहिए होता है, हमें बफर सोल्यूशन चाहिए होती है, हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं, हमें प्राइमर चाहिए होता है जो कि एक ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड है, हमें टैग पॉलीमरेज नाम का एंजाइम चाहिए होता है। ये सारी चीजों को हम थर्मल साइक्लर के अंदर प्रॉपरली फिक्स कर देते हैं एपेंडॉफ ट्यूब में भर के, और हम थर्मल साइक्लर को टेम्परेचर वाइज रन करने देते हैं। हमारे 3 स्टेप्स आती हैं। पहली स्टेप होती है डीनेचुरेशन, टेम्परेचर होता है 94 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, जहां पर हमारे डीएनए जो है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। सेकेंड आती है एनीलिंग, जहां पर प्राइमर का एडिशन होता है डीएनए स्ट्रैंड के 3' एंड के ऊपर। हमारे प्राइमर का 3' एंड फ्री रहेगा और उसके ऊपर आके न्यूक्लियोटाइड बाइंड भी होंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा एनीलिंग। और थर्ड स्टेप, हमारे एनीलिंग में टेम्परेचर कितना चाहिए था, 55 डिग्री सेल्सियस। और थर्ड हमारा आता है डीएनए पॉलीमराइजेशन या चेन एक्सटेंशन। इसके अंदर टेम्परेचर चाहिए होता है 72 डिग्री सेल्सियस, और डीएनए के अंदर जो पॉलीमरेज एंजाइम है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, वो आगे की फर्दर चेन को इलोंगेट करने में हेल्प करता है। अगर डायरेक्शन पूछे जाए तो मैंने आप लोगों को वो ऑलरेडी बता दिया है,
सो दिस इज ऑल डन about the PCR machine. ठीक है, this is a real PCR machine. आप देख सकते हो that how these Eppendorf tubes are placed inside this particular wells created in the PCR machine and how we are able to monitor everything. See this, their temperature will be coming over here. ठीक है, and we are able to up and down the temperature sometimes. ठीक है, this however is for setting, we need to set the temperature at once in the initial and then it will automatically run. ठीक है, okay. दिस इज डन. अब तुम थोड़ा सा यहां से देख लो. मैं एनसीईआरटी को रीड करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसको छोड़ती नहीं हूं कभी भी, ताकि तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल बत्ती जल जाए पूरी. ठीक है, देखो पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इन दिस द रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो. समझ में आया था ना क्या होता है? यूजिंग टू सेट ऑफ प्राइमर्स. कितने सेट ऑफ प्राइमर चाहिए थे हमारे? एक स्टैंड और एक स्टैंड, दोनों के लिए एक एक चाहिए था. तो कितने सेट ऑफ प्राइमर चाहिए आपको? 2 सेट्स. ठीक है ना, 2 सेट्स, या हम बोलेंगे एक कॉपी, 1 कपल. ठीक है. स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ डीएनए. केमिकली सिंथेसाइज्ड, मैंने कहा ना कंपनी में बनवाए जाते हैं, जैसे कि बायोरेट जैसी कंपनीज, एबकेम हो गई, ये सब कंपनीज में बनवाए जाते हैं ये प्राइमर्स. ठीक है. The enzyme extends the primer using the nucleotide provided in the reaction. जो enzymes है हमारा टैग पॉलीमरेज, वो उसी को आगे कंटिन्यू करेगा. ठीक है. If the process of replication of DNA is repeated many times, मैंने 1 की 2 कॉपी बनाई और 2 की 4 और 4 की मैंने बना दी 16. अगर मैं ऐसे चलती हूं तो सोचो कि मेरे आखिरी में आधे घंटे में कितनी सारी बन जाएंगी कॉपीज? बहुत सारी बन सकती हैं. ठीक है. The segment of DNA can be amplified by approximately billion times. 1 बिलियन कॉपीज भी बना सकते हैं हम. ठीक है, प्रोवाइडेड कि हम टाइम दे रहे हो उसको कॉपी होने के लिए काफी ज्यादा. मतलब मैंने सिर्फ एक ही जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, और मैंने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट से मान लो कि 1000 कॉपीज बनवा दी, और मैंने 1000 की 1000 कॉपीज में से एक एक कॉपी जो है वो अलग अलग मैंने ले ली उसमें एपेंडॉर्फ ट्यूब में, और मैंने इसकी और कॉपीज बनवा ली. ऐसे करते करते मैं बिलियन कॉपीज भी बनवा सकती हूँ. अगर मेरे पास बड़ी एपेंडॉर्फ ट्यूब्स हैं और मेरे पास सैंपल जो है वो भी ज्यादा है, तो मैं एक ही बार में भी बिलियन कॉपीज बनवा सकती हूँ, ऐसे बोल रहे हैं. ठीक है. Such repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase isolated from the bacteria called as Thermus aquaticus, and which remains active during the high temperature induced denaturation of the double stranded DNA. मतलब कि 94 डिग्री सेल्सियस पे भी एक्टिव रहता है ये एंजाइम. The amplified fragment is, if desired, can now be used to ligate with the vector for further cloning. हालांकि हमने डीएनए लाइगेशन पहले ही पढ़ लिया क्योंकि एनसीईआरटी ने ही पहले दे रखा है. ठीक है, इसमें हमारी मिस्टेक नहीं है. यहाँ पर हमें इन्होंने डीएनए लाइगेशन दिया हुआ है. उसके बाद में इन्होंने कहा कि अगर हम चाहते कि जीन ऑफ इंटरेस्ट बार बार नहीं निकालें तो पहले उसकी कॉपी बना लें और फिर लाइगेट करें, ऐसा बोल रहे हैं. ठीक है. फाइनली क्या आता है? इंसर्शन ऑफ द आरडीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म. ये सब हम जानते हैं ऑलरेडी. ठीक है, हम जानते हैं कॉम्पिटेंट बनाना सेल को, हम जानते हैं ना, ये हमने ऑलरेडी हीट इंड्यूस्ड कॉम्पिटेंसी देखी थी, जहां पर हमने क्या किया था? बर्फ लिया था, आइस लिया था, और आइस के ऊपर हमने हमारा सैंपल, हमने हमारा वो रखा था डीएनए. एक सेकेंड ना, आइस के ऊपर हमने क्या रखा था? मैं कहाँ थी? ऐसा कभी कभार होता है मेरे साथ जब मैं कंटिन्यूस बोल रही होती हूँ. हाँ ठीक है, आइस के ऊपर हमने बैक्टीरिया लिया था. जस्ट वेट, हाँ प्लीज. एम आई स्पीकिंग कंटिन्यूअसली विदाउट ड्रिंकिंग वाटर? ओके फाइन. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हमने पहले जब कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने के देखा था तो हमने क्या किया था? हमारे बैक्टीरिया और हमारे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था ना, उसको हमने टेस्ट ट्यूब में भर के और पूरा बीकर में रख के टेस्ट ट्यूब को प्रॉपरली आइस पे रखा हुआ था. राइट. फिर हमने उसको एकदम सडनली 42 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा दिया था हीट शॉक करके. वैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट कर सकते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट हम लोग जीन गन इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं. बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? आपके होस्ट को हेट्रोलोगस होस्ट बना देना. हेट्रोलोगस बना देना मतलब कि उसके जीन के साथ में खिलवाड़ करके कोई और जीन मिक्सअप कर देना, ये होता है हेट्रोलॉजी. ठीक है, तो ये हमने किया. ऐसे करके हमारा होस्ट जो है वो हेट्रोलोगस होस्ट बन गया और उसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनेगा.
ठीक है ना। जो प्रोटीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनता है उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। होस्ट हमारा सिलेक्टेबल मार्कर से सिलेक्ट किया था हमने, पहले ही देखा हुआ ये ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वगैरह, तो मैं बार बार इसको नहीं कराऊंगी, हम सिर्फ इसको देख लेते हैं एक बार फटाफट रीडिंग लगा के। Several methods of introducing the ligated DNA into recipient cells, हमने बहुत सारे ऑलरेडी देखे हुए हैं। Recipient cells after making them competent to receive take up the DNA present in surrounding, हमने डीएनए को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा फोर्सिबली, ठीक है। If recombinant DNA bearing gene for resistance to antibiotic is transferred in E. coli, the host will become transformed into ampicillin resistant cells। अगर हमने एक ऐसा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया किसी के अंदर जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैरी करता है, तो हमारा होस्ट जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाएगा, मतलब कि अब उसके ऊपर उस एंटीबायोटिक का इफेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स ऑन agar plates containing ampicillin, only the transformants will grow and the untransformed recipient cells will die। अगर हम एम्पिसिलिन मीडियम के ऊपर ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को डाल देते हैं जिसके अंदर हमने एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है, तो जो देता है तो जो जिनके पास में वो जीन आ गया है वो बच जाएंगे, जिनके पास वो जीन नहीं आया है वो मर जाएंगे, ठीक है। Since due to ampicillin resistance gene, one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin, ठीक है। The ampicillin resistance gene in this case is called as a selectable marker, है ना, ये तो हम पहले देख चुके हैं by the way। Now since we have already the transformed host cells, ठीक है, हमारे पास में transformed host cells अब आ चुके हैं, क्योंकि तो हम लोग हमारा desired foreign gene से बना हुआ प्रोडक्ट जो है वो उस होस्ट की बॉडी से निकाल सकते हैं। कैसे? हम होस्ट को कल्चर करेंगे बहुत स्केल के ऊपर जाके, अलग अलग लैबोरेटरी स्केल, पायलट प्लांट स्टडी और लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल पे, और फाइनली फिर हमारा प्रोडक्ट जो है वो हम लोग आइसोलेट करेंगे। दिस विल बी द ऑब्टेनिंग द फाइनल जीन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इतना आज की क्लास में करवा रही हूँ, और इसके वेरी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये मैं पूरा एजिटेटर वगैरह बताने वाली हूँ, एंड दिस विल बिकम द लास्ट क्लास ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर, एंड soon after which we are going to start with the biotech applications portion। एंड इसके बाद का यूनिट जो मैं लेने वाली हूँ वो आप लोगों का इकोलॉजी वाला यूनिट लेने वाली हूँ, ठीक है, 12th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें 2 चैप्टर्स हैं हमारे पास में इस साल, और क्योंकि हम 30% रिड्यूस सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हम 2 ही चैप्टर्स पहले लेंगे, और हमारा पूरा जो सिलेबस सीबीएसई के अकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद में ही मैं आप लोगों के फर्दर रिमेनिंग चैप्टर्स को कंप्लीट करवाने वाली हूँ, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।